नमस्कार दोस्तों। सीटेट 2024 एग्जाम की तैयारी के लिए जो एसएस जिनके पास सिलेबस है तो उसके रिगार्डिंग आज हम जो 6th क्लास की हिस्ट्री का आपका अध्याय नंबर 11 इमारती चित्र किताबें विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। जो मेन मेन चीजें हैं उनको हम अंडरलाइन करते चलेंगे। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाएंगे, तो आपने कंप्लीट देखोगे तो वीडियो आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि जो एसएस आपकी 60 नंबर की आएगी। अगर आप 6ठी से 8वीं तक की एनसीईआरटी की जो एसएस आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके उसके अंदर कम से कम 55 नंबर आने की पूरी संभावना हो जाती है। तो आराम से उसका आपने देखना है, समझना है। जो मेन लाइन उनको अंडरलाइन करते चलेंगे और आप भी अपनी नोटबुक के अंदर उनको नोट करना, ताकि एग्जाम के समय आप उनको आसानी से रिवाइज कर सकें। तो देखते हैं अध्याय 11 इमारतें चित्रित किताबें। मरुत्सामी और लोहस्तंभ। मरुत्सामी आज बहुत खुश था। नाम है ये। पहिएदार कुर्सी में बिठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लोह स्तंभ के सामने ले गया। धूल भरे पथरीले रास्तों से रैंप के सहारे यहाँ तक आना काफी मुश्किल था। अपने इस अनुभव को मृतस्वामी कभी नहीं भूल पाएगा। धातु विज्ञान। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया कि हड़प्पा वासी कुशल शिल्पी थे। उन्होंने तांबे के धातु क्रम धातु शोधन की जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टीन को मिलाकर कांसा भी बनाया था। तो कांसा है जो किसको मिलाकर बनाया गया? तांबे और टीन को। कि बड़ा यही क्वेश्चन पूछ ले कि भी जो कांसा बनाया गया था उसमें तांबे के साथ कौन सी धातु मिलाई गई थी? टीन को मिलाया गया था। अगर हम विस्तार से निपटेंगे तो पता ही नहीं चलेगा भी कांसा कैसे बनाया गया। जहां हड़प्पा वासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लोह युग से संबंध थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलुआ लोहा, ये 3 प्रकार के लोहे बताए गए हैं। लोह स्तंभ, ये दिखाया गया लोह स्तंभ। मेहरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लोह स्तंभ भारतीय शिल्पकार कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। जो एक कुतुब मीनार के परिसर में यानी कि वहां पर प्रांगण में खड़ा है ये लोह स्तंभ। तो ये जो लोह स्तंभ खड़ा है कहाँ पे खड़ा है? मेहरौली दिल्ली के कुतुब मीनार के पास है ये। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज्यादा है। 3 टन यानी कि 3000 किलो। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। निर्माण कब हुआ? 1500 साल पहले। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुद अभिलेख से मिलती है। इसके ऊपर जो खुदाई करके बनाया गया है उससे पता चलता है कि इतना पुराना है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है। पूछ ले भाई इसके अंदर जो शासक का जिक्र किया गया क्या नाम हुआ? चंद्र, जो संभवतः गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है अभी तक। देखो कैसी धातु का बनाया गया है। जंग नहीं लगा, खुले में खड़ा है। वर्षा, धूप, बारिश सभी इसके ऊपर आती जाती रहती है। ईंटों और पत्थरों की इमारतें हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है टीला होता है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता है। प्राय सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इन डिब्बों में बुद्ध तथा उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी या राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे होते हैं। यह स्तूप दिखाया गया है। सांची का महान स्तूप कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर है। सांची का महान स्तूप कहाँ पर? मध्य प्रदेश। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता है। क्या कहते हैं इसे? धातु मंजूषा। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उस गुंबदनुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। उसके ऊपर पत्थर लगा दिए। प्राय स्तूपों के चारों परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था, जिसे प्रदक्षिणा प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते हैं।
वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते हैं। रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्तिकला सुंदर कलाकृतियों से सजे होते हैं। यह कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था। मंदिरों का सबसे जो मेन भाग होता था कौन सा होता था? गर्भगृह, जहां मुख्य देवी देवता की मूर्ति को रखा जाता था। तो कहां पर क्या रखा जाता था? वहां पर मुख्य देवी देवता की मूर्ति। इसी स्थान पर पवित्र धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतरगांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। ऊपरली भाग को क्या कहते थे? शिखर। ये उत्तर प्रदेश के भीतरगांव का एक आरंभिक मंदिर। यह लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंट तथा पत्थरों से बनाया गया था। दाएं ऊपर महाबलीपुरम के एकात्मिक मंदिर। इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है। एक ही पहाड़ी को काट काट कर बनाया गया, इसलिए इन्हें एकाश्रम कहा गया है। जब एक ही पहाड़ी को काट काट कर मंदिर बनाए गए तो उन्हें क्या कहा गया? एकाश्रम। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से यह बिल्कुल भिन्न होते थे। ईंट से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक एक तह जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाते थे, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते हैं। इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वालों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, इसकी सूची बनाओ। दाएं रखा एहोल का दुर्गा मंदिर। यह लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था। तो शिखर कहते हैं। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठा होते थे। महाबलीपुरम और एहोल को ढूंढो। इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर है। उनमें से कुछ यहाँ दिखाए भी गए हैं। स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे? स्तूप तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी। इसके लिए काफी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम, अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। फिर मंदिर स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काट छाट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों के चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगह पर उन्हें लगाना काफी मुश्किल का काम था। पहले उनको तराशा। उड़ीसा का जैन मठ एक पहाड़ी को खोदकर इस 2 मंजिली इमारत को बनाया गया। कमरों के प्रवेश द्वारों को ध्यान से देखो। इनमें जैन भिक्षु रहते थे और ध्यान करते थे। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भगत जो उपहार अपने साथ लाते थे, उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार तोरण को बनाने का खर्चा दिया था। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों, रेलिंगों तथा दीवार पर खुदे हैं। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओगे तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया था। चित्रकला के बारे में बताएगा आगे। यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें ज्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों का रंग 15 साल बाद भी चमकदार है। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। किस चीज से बनाए गए थे? पौधों और खनिजों से। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं, उनके बारे में पता नहीं है भाई। पुस्तकों की दुनिया आ गई। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्प शिल्पदी कारम रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। ये पूछ लिया भाई। एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पदी कारम की रचना किसके द्वारा की गई? इलांगो। कब? 1800 साल। इसमें कोलन
नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कनगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कनगी पुहार छोड़कर मदुरई चले गए। वहां पांड्य राजा के दरबारी जोहरी ने कोलन पर चोरी का झूठा आरोप लगा, जिस पर राजा ने उसे प्राण दंड दे दिया। कनगी, जो अभी भी उसे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरई शहर का विनाश कर डाला। ये देख रखिए कविता के बारे में। एक और तमिल महाकाव्य मणि में मेखलई को करीब 14 साल पहले सत्यनार द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? सत्यनार। इसमें कोलन तथा माधवी की बेटी की कहानी, इसमें उनकी बेटी की कहानी है। ये रचना कई सदियों पहले ही खो गई थी। इनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। अन्य लेखक जैसे कालिदास, इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। मेघदूत किसके द्वारा लिखा गया? कालिदास के द्वारा। पुरानी कहानियों का संकलन था संरक्षण। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियां जो बहुत पहले से प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई। इनमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्राचीन। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसी देवी देवता से जुड़ी कहानियां हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई है। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सके। इस तरह शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी इसे सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे। दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे। तुम में से भी कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 15 साल पहले लिखी गई है। माना जाता है कि पुराण और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। अब आगे नहीं, जो पुराण और महाभारत है दोनों को किसके द्वारा रचित किया गया? व्यास के द्वारा। महाभारत में ही भगवान गीता भी है, भगवत गीता भी है, जिसके बारे में तुमने अध्याय 9 में पढ़ा होगा। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी थी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। तो कौशल की राजधानी क्या बताइए? अयोध्या। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण लेखक वाल्मीकि। संस्कृत रामायण लेखक कौन है? वाल्मीकि। आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियां। आम लोगों की कहानी है, कहते हैं कविताओं और गीतों की रचना करते हैं, गाने गाते हैं, नाचते थे और नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानी के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती थी। बंदर राजा की कहानी आ गई है। विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। तो संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? आर्यभट्ट के द्वारा। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी की अपनी दूरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वर्त की परिधि को मापने की विधि ढूंढ निकाली, जो लगभग उतनी सही है जितनी की आज प्रयुक्त होने वाली विधि। वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोल वेता थे, जिन्होंने कई खोजें की इनके बारे में और पता लगाए। शून्य अंकों का प्रयोग पहले से होता था, पर अब भारतीय गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई। आज भी यही पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे। उसके बारे में और भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है, जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक और सुश्रुत। चरक द्वारा चरित चरक संहिता शास्त्री की उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का सुश्रुत संहिता किसके द्वारा लिखी गई? सुश्रुत। 75 कागज आज हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया। जो किताबें हम पढ़ते हुए कागज पर छपी होती है, उसी तरह लिखने के लिए भी हम कागज की उपयोग करते हैं। कागज का आविष्कार करीब 19 साल पहले लू नामक व्यक्ति ने चीन में किया था। अभी आ गया भाई, कागज का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काई लून नामक के व्यक्ति ने कहाँ किया? चीन में किया। उसने पौधों के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और
पेड़ की छालों को पीठ पर कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया, फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा और तब सूखा कर कागज बनाया। आज भी हाथ से कागज बनाने के लिए इसी विधि को अपनाया जाता है। कागज बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया। करीब 14 साल पहले यह कोरिया तक पहुंची। बाद में कहाँ पहुंच गया? कोरिया तक पहुंच गई। इसके तुरंत बाद ही यह जापान तक फैल गई। करीब 1800 साल पहले यह बगदाद में पहुंची, फिर बगदाद से यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में फैली। इस उपमहाद्वीप में भी कागज की जानकारी बगदाद से ही आई। कल्पना करो, आगे आ गई आपके पर्सन। ये था आपका लेसन। जो मेन मेन चीजें थी हमने अंडरलाइन की, उनको आप नोटबुक के अंदर नोट कर लेना ताकि आप एग्जाम के समय इनको आसानी से रिवाइज कर सकें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।